Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Student, today our topic of discussion is conservation laws of nuclear reactions. ये बहुत सिंपल सा और कुछ हद तक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेटे आप लोगों को पता है, आपने अभी तो आपकी बीएस चल रहा है और न्यूक्लियर फिजिक्स को भी आपने इसी सेमेस्टर में देखा है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ रहे हैं अभी इसी सेमेस्टर में, लेकिन आप लोगों को छोटी क्लासेस से न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शंस तो पढ़ रहे हैं ना आप। और आप लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स का जो मैस होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के मैस के इक्वल होता है। अगर दोनों मैसेज में डिफरेंस हो तो रिएक्शन कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। भाई देखो, रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप सिस्टम को अपने कंप्लीटली आइसोलेट किया हुआ है तो टोटल मैस ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर दोनों मैसेज सेम है उस केमिकल रिएक्शन में तो हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो वहाँ वैलिड है, वहाँ अप्लाई हो रहा है। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का अप्लाई होना जरूरी है। यानी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मैस इक्वल नहीं है तो केमिकल रिएक्शन कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता, वो रिएक्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन में भी को कंप्लीट होने के लिए, अगर एक न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो उससे प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर हम ऐसा रिएक्शन देख रहे हैं तो हमें कुछ लॉज हैं जिनको देखना होगा कि क्या वो लॉज अप्लाई हो रहे हैं, क्या कुछ कुछ पैरामीटर है, कुछ क्वांटिटीज हैं, क्या वो कंजर्व हैं उस न्यूक्लियर रिएक्शन में। अगर तो क्वांटिटीज जिनकी हम आज बात करेंगे अगर वो कंजर्व हैं तो हम कह सकते हैं कि फिर न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ना वो भी हो रहा है, जिस रिएक्शन के लिए वो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कंजर्व हैं। तो बेटे न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्वेशन लॉज कौन कौन से इन्वॉल्व हैं उनको हम देखेंगे। वैसे तो ये काफी सारे लॉज हैं जो कंजर्व हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेन 4 लॉज को डिस्कस करेंगे। और इन 4 लॉज के अंदर बाकी जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं या इतने जिनको हम प्रोमिनेंट लॉज नहीं है वो भी इन 4 लॉज के अंदर आ जाते हैं ऑलमोस्ट। मसलन अगर हम स्पिन की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ स्पिन, तो जो पार्टिकल के स्पिन है वो एंगुलर मोमेंटम में आ जाती है। तो हम इसी तरह हम जो है ना ये मेन जो कंजर्वेशन लॉज हैं अगर हम इनको पढ़ लेते हैं और अगर ये अप्लाई हो रहे हैं किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में तो देन वी कैन से दैट द न्यूक्लियर रिएक्शन इज गोइंग टू कंप्लीशन। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो वैलिड है, हो सकता है, वो होगा। तो ये कंजर्वेशन लॉज कौन कौन से हैं? ये 4 मेन लॉज जिनके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, conservation of mass energy, conservation of nucleon number and conservation of angular momentum। इन 4 कंजर्वेशन लॉज को हम वन बाय वन पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग फिर सुन लें कि ये 4 कंजर्वेशन लॉज जो हैं ये किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में इनका अप्लाई होना, इनका वैलिड होना जरूरी है। अगर अप्लाई हो रहे हैं तो हम कहेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो लाजमी तौर पर वो होगा या हो सकता है। यानी अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन में ये चारों लॉ अप्लाई हो रहे हैं तो हम कहते हैं ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। तो ये बड़ी अहम बात है कि हमने एक इक्वेशन, हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन की इक्वेशन है, हम उसको उस रिएक्शन को, उस न्यूक्लियर रिएक्शन को जो हमें सामने हमने हमारे सामने लिखा हुआ है, हम किसी भी उसको कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं। फर्ज करें हम यूरेनियम की डिसइंटीग्रेशन करना चाहते हैं, उससे एनर्जी लेना चाहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो पहले हम वो न्यूक्लियर रिएक्शन जो हम रिएक्टर में जिस न्यूक्लियर रिएक्शन को अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी इक्वेशन लिखेंगे, उसमें कंजर्वेशन, इन लॉज की कंजर्वेशन को चेक करेंगे। अगर तो ये लॉज अप्लाई हो रहे हैं वहां पर उस रिएक्शन पे तो फिर हम उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में अप्लाई करेंगे और सारा सेटअप बनाएंगे उस रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर अप्लाई नहीं होते तो फिर कोई रिएक्शन भी, कोई भी लॉ जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व ही नहीं है, कोई एक भी, तो फिर वो रिएक्शन कभी भी हो ही नहीं सकता। लिहाजा आप लोगों को ये सारा सिस्टम सेटअप करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह के प्रेडिक्शन ये लाज दे देते हैं कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो वैलिड है या नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं बेटे सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की न्यूक्लियर रिएक्शन में। ये सबसे ज्यादा बिल्कुल सिंपल जनरल सा रिएक्शन है जिसकी वैलिडिटी जो है रिएक्शन के लिए
न्यूक्लियर रिएक्शन में होना जरूरी है। तो अगर इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ द प्रोडक्ट। यानी चार्ज ऑफ न्यूक्लियर जो है वो रिएक्टेंट्स में वो, और जितना रिएक्टेंट्स में चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज, प्रोडक्ट में भी चार्ज उतना ही आना चाहिए। जरूरी न्यूक्लियर नहीं, टोटल चार्ज। हम एग्जांपल के लिए कंसिडर करते हैं, ये एक रिएक्शन हमें दिया जा रहा है जिसमें कार्बन डिसइंटीग्रेट हो रहा है इनटू नाइट्रोजन एंड बीटा नेगेटिव एमिशन हो रहा है। यानी ये बीटा नेगेटिव डिके का रिएक्शन है जिसमें कार्बन कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन में। कार्बन एक छोटा पार्ट, यानी इसका चार्ज कम है, जबकि हमें जो नाइट्रोजन मिल रहा है प्रोडक्ट डॉटर न्यूक्लियर के तौर पर उसका चार्ज ज्यादा है। तो बाहर ये रिएक्शन होता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन इसमें चूंकि बीटा नेगेटिव इन्वॉल्व है सो ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है। तो अगर आप रिएक्टेंट में देखें सिर्फ कार्बन है, तो कार्बन का हमारे पास चार्ज नंबर कितना है? कार्बन के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को चेक करते हुए हम कभी न्यूट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे बल्कि चार्ज पार्टिकल को काउंट करेंगे। सो चार्ज पार्टिकल इस रिएक्शन में अगर देखें रिएक्टेंट्स में, तो हमारे पास कार्बन के 6 प्रोटॉन्स है, तो हमारे पास रिएक्टेंट का चार्ज जो है वो 6 आ गया। प्रोडक्ट के चार्ज की तरफ चलें तो यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन मीन 7 पॉजिटिव चार्जेस। और यहाँ पर बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है, बीटा नेगेटिव जो है उसका मिशन हो रहा है। तो बीटा नेगेटिव पर चार्ज जो है वो बीटा नेगेटिव मीन ये इलेक्ट्रॉन ही है। बीटा पॉजिटिव पॉजिट्रॉन है और बीटा नेगेटिव एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1, नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मैस और प्रोटॉन का मैस ऑल्दो डिफरेंट है, बट देयर चार्जेस आर मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर। तो इलेक्ट्रॉन के मैस को हम माइनस कर देंगे, 7 प्रोटॉन के चार्ज में से 7 प्रोटॉन के जो पॉजिटिव चार्ज है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज जब हम उसमें साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट प्रोडक्ट का भी 6 ही आएगा। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है और बहुत सिंपल सा हमने ये कैलकुलेशन सिंपल किया है कि रिएक्टेंट का चार्ज 6, प्रोडक्ट का चार्ज 6, दोनों तरफ चार्ज की क्वांटिटी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में चार्ज जो है वो कंजर्व है, और एंड चार्ज शुड बी कंजर्व। अगर एक रिएक्शन को हम चाहते हैं कि वो कंप्लीट होगा या हो सकता है, या अगर हम करवाना चाहते हैं, तो उसमें चार्ज का नंबर जो है, चार्ज जो है वो कंजर्व होना जरूरी है। तो ये बेटे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को प्रूव करना, इसको चेक करना बहुत इजी है। और फिर इसकी कंजर्वेशन अगर चेक हो जाती है तो हम नेक्स्ट लॉ की तरफ जाते हैं, उसको भी चेक करते हैं कि क्या नेक्स्ट लॉ भी कंजर्व है किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में, या कैसे कंजर्वेशन उसकी होती है। एनीहाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है, ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ द reactant and total number of charge of the product in nuclear reaction must be same। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था। इसी के हवाले से ये एक असाइनमेंट आप लोगों ने करनी है, ये बड़ा आसान सा है। आप लोगों ने मैस और चार्ज को की कंजर्वेशन को माइंड में रखना है, और आपने ये अननोन एक्स जो दिए हुए हैं, अननोन ही सिर्फ फाइंड नहीं करने, बल्कि आपने इन अननोन के जो एटॉमिक चार्ज नंबर हैं और जो मैस नंबर हैं वो भी फाइंड करने हैं। तो ये 6 इक्वेशंस हैं, आप लोगों ने इन 6 इक्वेशंस को अपने तौर पर सॉल्व करना है। तो दिस इज योर असाइनमेंट। सेकंड है बेटे कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैस तो हमने पढ़ा है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ भी पढ़ा है, लेकिन ये मैस एनर्जी है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और समझने वाली चीज है न्यूक्लियर रिएक्शन में। आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो मैस डिफेक्ट हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, और अगर मैस डिफेक्ट है तो वहां पर मैस डिफेक्ट अगर कहीं भी नजर आएगा तो वहां पर एनर्जी इन्वॉल्व होगी। मतलब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मैस जो है वो एनर्जी, मैस डिफेक्ट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है या एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैस एंड एनर्जी को हमने न्यूक्लियर रिएक्शन में ही सीखा है और देखा है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जब आप लोग अकेला कंजर्वेशन ऑफ मैस और अकेला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो चेक नहीं किया जा सकता, वो अकेले ये दोनों लॉ अलग-अलग है, ये दोनों लॉ जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन टोटल मैस और एनर्जी का सम रिएक्टेंट का और
प्रोडक्ट के मास और एनर्जी के सम के इक्वल होगा, ये कंफर्म बात है। अगर एक न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट होने जा रहा है या अगर एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकता है तो उसमें टोटल मास और एनर्जी का सम जो है वो इक्वल होगा, सेम होगा, कंजर्व होगा। तो इसलिए हम न्यूक्लियर रिएक्शन में हम ना तो कंजर्वेशन ऑफ मास लेते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेपरेट लेते हैं, बल्कि हम कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी लेते हैं। और इसके मुताबिक टोटल जो मास और एनर्जी रिएक्टेंट की है वो मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। मसलन आप लोगों ने एक न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया है, यहाँ मैंने एग्जांपल तो नहीं दी, लेकिन आप लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें मास डिफेक्ट इन्वॉल्व है। आपने एक न्यूक्लियर रिएक्शन आप लोग करवाना चाह रहे हो, आपने उस रिएक्शन की इक्वेशन लिखी है और आप उसके मास को चेक कर रहे हो, तो देखते हो कि रिएक्टेंट का मास जो है वो ज्यादा, जबकि प्रोडक्ट का मास जो है वो कम हो रहा है। तो अगर चेंज आ रही है तो कम हो रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन वहां पर एनर्जी जरूर इन्वॉल्व है। यानी वहां उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो कम होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी उस हिसाब से ज्यादा होगी। यानी जो मास, प्रोडक्ट के मास में कमी हुई है ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो सम ऑफ जो मास और एनर्जी है वो दोनों तरफ कंजर्व है। इसलिए ये लॉ जो है, जब भी हम इसको अप्लाई करेंगे, हम मास और एनर्जी दोनों को कंबाइंड लेंगे और दोनों की कंजर्वेशन इकट्ठी चेक करेंगे। और अगर आपको मास डिफरेंस नजर आ रहा है और एनर्जी भी आपके पास आ गई है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मास भी आ गया, तो आप लोग मास को एनर्जी में या एनर्जी को मास में अकॉर्डिंग टू इज इक्वल टू mc स्क्वायर कन्वर्ट कर लें। और जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी और मास का सम है, कॉम्बिनेशन है, वो दोनों तरफ कंजर्व है। और एक न्यूक्लियर रिएक्शन में ये होना चाहिए, तब एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो वैलिड होगा। यहाँ भी मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इन अ सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन मास डिक्रीज एंड एनर्जी इंक्रीज, व्हाट अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आर दीज लॉज आर एप्लीकेबल आर नॉट, एक्सप्लेन इन फ्यू सेंटेंसेस। आप लोगों को जो ऊपर मैंने बातें बताई हैं, इन उन्हीं बातों में इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। लिहाजा आप लोग अगर इस क्वेश्चन को लिखना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, सॉल्व तो खैर नहीं, इसको डिस्क्राइब भी करना, तो अगर आप कुछ सेंटेंसेस में से डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी को केयरफुली सुने तो आप इसका आंसर मालूम कर सकते हैं। थर्ड रिएक्शन जो है, थर्ड कंजर्वेशन लॉ जो है, ये भी बहुत सिंपल है और ये है कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर, न्यूक्लियन नंबर मीन न्यूक्लियन की तादाद। और न्यूक्लियन ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो किसी न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। पार्टिकल तो बहुत से हैं, लेकिन हम जहाँ स्टेबल पार्टिकल की बात करते हैं और वो स्टेबल पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो कॉन्जर्वेशन किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियन की कॉन्जर्वेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्जर्वेशन नहीं है तो आप समझ लें कि केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकता। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the total number of nucleon in the reactant and total number of nucleon in the product must be same, should be same। और ये एक सिंपल से एक एग्जांपल मैंने ली है। इस एग्जांपल में अगर आप लोग देखो तो रिएक्टेंट अगर आप में देखें तो हमारे पास दो न्यूक्लियाई हैं, एक नाइट्रोजन का और एक हीलियम का। नाइट्रोजन में अगर देखें तो 7 प्रोटॉन इन्वॉल्व हैं और 7 ही न्यूट्रॉन, तो टोटल जो न्यूक्लियन है वो 14 है। हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, टोटल न्यूक्लियन जो है वो 4 हैं। तो रिएक्टेंट के न्यूक्लियन इस तरह 14 + 4 = 18। 18 नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं टोटल इस न्यूक्लियर रिएक्शन में। प्रोडक्ट की तरफ आए तो टोटल न्यूक्लियन इन ऑक्सीजन आर 17, 8 आर प्रोटॉन एंड 9 आर न्यूट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आर 17, but in hydrogen nuclei only one proton is involved, so sum of these two nucleon 17 + 1 = 18। तो आप लोग देख सकते हो कि रिएक्टेंट में भी 18 न्यूक्लियन, प्रोडक्ट में भी 18 न्यूक्लियन। तो 18 न्यूक्लियन नंबर जो है दोनों तरफ ये कंजर्व है, तो इसका कंजर्व होना जरूरी है। मैस अगर एनर्जी निकल रही है, इसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व है, तो वो एनर्जी जो है वो मैस डिफेक्ट की वजह से है। और मैस डिफेक्ट की डिटेल तो आप लोग जानते हो। तो बेटे टोटल न्यूक्लियर नंबर का भी कंजर्व होना किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में ये बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों तरफ न्यूक्लियर रिएक्शन के दोनों साइड पे न्यूक्लियन की तादाद बराबर है तो फिर रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं।
ये फोर्थ लॉ, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व होना भी जरूरी है। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो सकता। तो आप इसको भी समझने की कोशिश करें कि हमारे पास पहले तो एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम में होता है न्यूक्लियन, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी जो स्पिन मोशन है और उनकी ऑर्बिटल मोशन, उनसे एंगुलर मोमेंटम बनता है। देखो न्यूक्लियस को हम लेते हैं, न्यूक्लियस का अपना हम एंगुलर मोमेंटम लेते हैं, हालांकि न्यूक्लियस तो कोई पार्टिकल है ही नहीं, न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियन है। एक्चुअल में जो ओवरऑल ओवरऑल स्पिन और एंगुलर मोमेंटम होता है ना उन पार्टिकल्स का, जो न्यूक्लियॉन्स का न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वही एंगुलर मोमेंटम होता है टोटल न्यूक्लियस का। अगर हम ये देखें किसी न्यूक्लियस को हम कहते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम की कुछ वैल्यू है, तो इट मींस उसके अंदर न्यूक्लियन का ओवरऑल जो एंगुलर मोमेंटम है वही उस न्यूक्लियस के एंगुलर मोमेंटम को शो करता है। तो एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरा, अगर अगर हम मोस्टली जो इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे बिल्कुल आप अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को देखें अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन की भी दो किस्म की मूवमेंट है, मोशन है। एक ऑर्बिटल मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस और दूसरा है स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है स्पिन मोशन जो है ये ज्यादा अफेक्ट करती है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की उसकी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी में। मतलब न्यूक्लियस में अगर जैसे फर्ज करें मैग्नेटिज्म है, तो मैग्नेटिज्म का प्रोड्यूस होना ये स्पिन मोशन की वजह से स्पेशली है, ज्यादा है। जो ऑर्बिटल मोशन है वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म। बिल्कुल इसी तरह जो न्यूक्लियन है उनकी स्पिन मोशन जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है एंगुलर मोमेंटम के, एंगुलर मोमेंटम में। अगर किसी न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम है तो उसमें जो ओवरऑल उसकी स्पिन है न्यूक्लियन की वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है, उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम होता है। तो स्पिन अगर हम जानते हैं तो स्पिन स्पिन का ही मल्टीपल ले लें हम एच कट, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आता है। एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड जो है वो न्यूक्लियन की स्पिन का मल्टीपल ऑफ एच कट इज एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें यहाँ पर हम अगर स्पिन को काउंट कर लेते हैं, अगर स्पिन जो है कंजर्व है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्पिन को ही हम स्पिन से ही एंगुलर मोमेंटम बनता है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये एग्जांपल है प्रोटॉन और पायोन नेगेटिव। अगर ये दो पार्टिकल कंबाइन होते हैं तो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो हम इनकी स्पिन को देख लेते हैं। स्पिन, क्योंकि यहाँ पर जब पार्टिकल या न्यूक्लियन हम देखते हैं तो वहां पर स्पिन को फाइंड करना या उसकी स्पिन की कंजर्वेशन को चेक करना इजी है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें ये इसको, अगर हम अगर हम देखें इसकी एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर पता चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम इसको इसलिए स्पिन को चेक कर लेते हैं। तो अगर हम स्पिन लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो प्रोटॉन की स्पिन हाफ है और पायोन की स्पिन 0 है। तो टोटल स्पिन रिएक्टेंट की हमारे पास आ जाएगी हाफ हाफ इंटीजर होगी। और अगर हम देखें दूसरी तरफ, अगर हम देखें राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड पे यानी हाफ स्पिन है रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट की अगर हम स्पिन की बात करें यानी, और फिर इस हिसाब से एंगुलर मोमेंटम जो है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा रिएक्टेंट में। और अगर एंगुलर मोमेंटम हम देखें राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का हाफ है, राइट हैंड साइड को देखें तो टोटल मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की स्पिन हाफ है। तो इस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंटम और राइट हैंड साइड का मोमेंटम, ये दोनों मोमेंटम जो हैं ये कंजर्व नहीं है। और अगर दोनों स्पिन जो है कंजर्व नहीं, स्पिन नहीं तो एंगुलर एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व होना भी जरूरी है। अगर ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो हम कहेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो सकता है, ये रिएक्शन जो है वो वैलिड होगा, और रिएक्शन को वैलिड होना भी चाहिए। तो अगर हम इसी तरह, ये नीचे आप लोगों ने एक क्वेश्चन छोटा सा है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। और ये बहुत आसान सा है। आपको फिगर में जो एक रिएक्शन नजर आ रहा है, ये फिगर में रिएक्शन जो नजर आ रहा है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन, एक प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और साथ
ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है, तो ये एमिट हो रहा है। तो आप लोगों ने जस्ट चेक करना है कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो एप्लीकेबल है या नहीं है, तो आप लोग इसको करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोग इसको सुनिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।